अग्नि शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। वीडियो नंबर 7 है ये। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान रत्नाकर की गहन आस्था और अटूट काव्य साधना पर जाता है। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी के समसामयिक थे। द्विवेदी शैली के कवि खड़ी बोली में लिख रहे थे। किसी किसी रचना पर छायावाद का भी रंग था। उद्धव शतक जो उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है वह 1929 में प्रकाशित हुआ। इसके पहले वे हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकाशी और गंगावतरण लिख चुके थे। लेकिन क्या यह आकस्मिक है कि जिस वर्ष निराला का परिमल छपा उसी वर्ष रत्नाकर का उद्धव शतक भी सन 1928 में पल्लव का प्रकाशन हो चुका था। एक और ब्रज भाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा की अंतिम कड़ी यानी समापन, और दूसरी ओर स्वच्छंदतावादी काव्य का आरंभिक समारोह। एक ही समय में हिंदी काव्य की दो धाराएं, एक क्लासिकल और दूसरी रोमांटिक। फिर भी उद्धव शतक का आकर्षण क्यों है? ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के भव्य स्मारक के कारण, मध्यकालीन कला कौशल और विन्यास के कारण। यह सब तो कमोबेश दुलारे दोहावली में भी मिल जाएगा, किंतु बिहारी की ठेठ अनुकृति का स्वागत नहीं हुआ। लेकिन उद्धव शतक का आकर्षण अब भी बना हुआ है। उन्होंने विषय वस्तु भक्तिकाल से सूरदास से ली, छंद और शिल्प रीतिकाल से। विषय वस्तु में भी जगह नई उद्भावनाएं दिखाई देंगी, तो शिल्प में आधुनिक टेक्निक का मिश्रण है। इसलिए उद्धव शतक दुलारे दोहावली की तरह बिहारी सतसई की अनुकृति नहीं है। उद्धव शतक की टेक्निक और कसावट सतसई से ली गई है। इसके माध्यम से उन्होंने श्रृंगार ही नहीं, भक्ति, प्रेम और करुणा को भी साकार किया है। अतः इसकी संरचना में नया आकर्षण भर गया है। आधार से भिन्न अधिरचना का भी अपना सौंदर्य होता है। कभी कभी शुद्ध कविता भी अपने सौंदर्य में से आकृष्ट करती रहती है। दूसरे कवि हैं ब्रजभाषा के। पहले तो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। दूसरे हैं सत्यनारायण कविरत्न, जिनका समय 1880 से 1918 ईस्वी तक है। वे ठेठ ब्रजभाषा के कवि थे। उनकी कविता में रत्नाकर के कलात्मक सौंदर्य और रेहटारी के स्थान पर गांव की ब्रजी की सौंधी गंध थी और रसाद्रता थी। रेहटारिक का अर्थ होता है वाक्पटुता, या कहिए कि अलंकार, शास्त्र और प्रभावी ढंग से बोलने या लिखने वाले की कला को रेहटारिक कहते हैं। गारहस्तिक जीवन की उदासीनता और स्वामी रामतीर्थ की सात्विकता की छाप भी थी। ब्रजभाषा को उन्होंने देश की राष्ट्रीय समस्याओं का साथ भी जोड़ा। अब हम स्वच्छंद काव्यधारा का समारंभ पढ़ने जा रहे हैं। भारतेंदु तथा उनके मंडल के लेखकों के व्यक्तित्व में रीतिवाद, स्वच्छंदतावाद दोनों का मेल था। उनके निबंधों पर स्वच्छंद शैली का प्रभाव है, पर कविताओं की भाषा ब्रजी और शैली रीतिवादी है। विषय वस्तु की दृष्टि से उनमें वैविध्य भी नहीं है। प्रकृति का वर्णन भी बधे बधाए उद्दीपनों के अंतर्गत हुआ है। किसी सीमा तक ठाकुर जगमोहन सिंह अपवाद हैं। उन्होंने स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की ओर ध्यान दिया है। प्रेम घन गांव की साधारण वस्तुओं का वर्णन करते हैं, जो परंपरा से अलगाव का सूचक है। श्रीधर पाठक पहले कवि हैं जिनकी कविता में प्रकृति का संश्लिष्ट और स्वच्छंद चित्रण, गांव की साधारण वस्तुओं का वर्णन और जगह जगह परोक्ष सत्ता के रहस्य संकेत भी हैं। शुक्ल जी ने उन्हें सच्चे स्वच्छंदतावाद, जिसको टू रोमांटिसिज्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। रामनरेश त्रिपाठी दूसरे कवि हैं जिनकी रचनाओं पर स्वच्छंदतावादी कल्पना और लाक्षणिक शैली की स्पष्ट छाप है। तो स्वच्छंद काव्यधारा के पहले कवि हैं श्रीधर पाठक, जिनका समय 1859 से 1928 ईस्वी है। आगरा के पास के एक गांव में पैदा हुए थे। ब्रजभाषा तो मथुरा और आगरा की मिट्टी की भाषा है। खड़ी बोली की जन्मभूमि भी दिल्ली, आगरा ही है।
पाठक जी की कविताओं में इन दोनों भाषाओं की बुनियादी रंगगंध है। इनके अनूदित और मौलिक पुस्तकों में देखा जा सकता है। कालिदास के ऋतुसंहार और गोल्डस्मिथ के हर्मिट डेजर्टेड विलेज और ट्रेवलर का एकांतवासी योगी 1886 समय है उसका, उजड़ ग्राम श्रांत पथिक के नाम से उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। इन पुस्तकों के चुनाव से ही कवि के प्रकृति प्रेम तथा गांव के प्रति अनुराग का पता चलता है। एकांतवासी योगी की भाषा खड़ी बोली है, लोक प्रचलित खड़ी बोली, उसकी लय लावनी और ख्याल की है। श्रांत पथिक भी खड़ी बोली में अनुदित है। ये सब इम्पोर्टेंट है। उजड़ ग्राम जो ब्रजी में अनुदित है, ब्रज में अनुवाद किया गया है ब्रज भाषा में, और इसी को पुनः खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया है। ऋतुसंहार के अनुवाद में ब्रजी और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग हुआ है। किस रचना में? ऋतुसंहार में। ऋतुसंहार कालिदास की रचना थी जिसका अनुवाद इन्होंने किया है। उनकी मौलिक कृतियों में जगत सच्चाई सार जिसका समय 1887 और गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी, कश्मीर सुषमा 1904, भारत गीत 1918, स्वर्गीय वीणा विशेष उल्लेख हैं। सुथरे साइयों के सधुकड़ी ढंग पर जगत सच्चाई सार लिखा गया, जैसे जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर। वस्तुतः यह 51 पदों की लंबी कविता है, इसको पढ़ना भी चाहिए। स्वर्गीय वीणा में परोक्ष सत्ता के रहस्य संकेत मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पाठक जी का प्रकृति प्रेम चित्रण। अभी तक सामान्यतः प्रकृति को उद्दीपन के कटघरे में रखा जाता था, किंतु पाठक जी उसे कटघरे के बाहर मैदान में ले आए। दूसरे शब्दों में प्रकृति को रीति के बंधन से मुक्त कर स्वतंत्र बनाया। प्रकृति का सापेक्षिक स्वतंत्र वर्णन आगे चलकर छायावाद काव्य का एक वैशिष्ट्य माना गया है। कश्मीर सुषमा में प्रकृति का एक चित्र देखिए। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारत, पल पल पलटती, भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती। इससे पंत की एक कविता याद आ जाती है। पावस ऋतु है पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु है पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पाठक जी ने सौंदर्य के बद्ध घेरे को भी तोड़ा और गांव के ज्वार बाजरा रहट ढरहे सोवा पालक के सौंदर्य को भी की ओर भी हमारी दृष्टि खींची। अभी तक यह विषय कविता के लिए अस्पृश्य और अछूत था। जो गांव आज की कविता के लिए मुख्य विषय हो गया, उसे काव्य वस्तु के रूप में ले आने की पहल पाठक जी ने ही की थी। देशभक्ति संबंधी कविताएं भी उन्होंने कम नहीं लिखी हैं। स्वच्छंद काव्यधारा के दूसरे कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी, जिनका समय 1889 ईस्वी और 89 से 1963 ईस्वी है। त्रिपाठी जी ने अपनी जिला सुल्तानपुर में किसानी जीवन व्यतीत करते थे। असहयोग आंदोलन में जेल की यात्रा भी कराए थे। कश्मीर यात्रा में उन्हें देश भ्रमण करने और प्राकृतिक सुषमा देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अतः उनकी कविता में किसानी सहजता, गांधीवादी सात्विकता, देश प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य का स्वाभाविक मिश्रण हो गया है। श्रीधर पाठक की रचनाओं में स्वच्छंदता का जो आभास दिखाई देता है, वह उनकी कविताओं में भी स्पष्ट हो गया है। स्वच्छंदता या छायावाद में जो शैली चमत्कार और रहस्यवाद है, उसका पूर्व रूप उनकी कविता में दिखाई पड़ता है। मूर्त उपमेय के लिए अमूर्त उपमान, मानवीकरण, लाक्षणिक वैचित्र आदि स्वच्छंदतावाद के ही चिन्ह हैं। सर्वोपरि उन्नत मन की सी लक्षित अचल ऊंचाई,
हुई निविड़तम प्रभात वेला सी आशा, कहीं शब्द से छू न जाए, हर घड़ी उन्हें यह डर था। उनके 3 खंड काव्यों कौन कौन? मिलन 1917 में, पथिक 1920 में, स्वप्न 1939 ईस्वी में। देशभक्ति का जो स्वर मुखरित हुआ है वह बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ा है। इन खंड काव्यों के आख्यान पूर्व में स्वच्छंदतावाद काल के हैं, किंतु कल्पना और भाषिक संरचना स्वच्छंदतावादी हैं। काल की दृष्टि से पहले 2 खंड काव्य स्वच्छंदतावाद पूर्व के माने जाएंगे। मिलन में विदेशी शासन से देशोद्धार, पथिक में उपनिवेश। मिलन में विदेशी शासन से देशोद्धार, देश का उद्धार, पथिक में उपनिवेशवाद के एकतंत्र से मुक्ति तथा स्वप्न में विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव व्यंजित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, विषय पता चल रहा है कि किसमें क्या है। इन समस्याओं को बोलचाल की प्रवाह युक्त भाषा में पहले त्रिपाठी जी ने उठाया। इनमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जन सामान्य के भी दर्शन होते हैं। वे स्वयं किसानी जीवन के अभ्यस्त थे। कविता कौमुदी के अनेक भागों में उन्होंने हिंदी कविताओं का चयन और संपादन किया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का संग्रह भी है। ग्राम गीतों के संग्रह का यह पहला प्रयास है। इन खंड काव्यों की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें देशोद्धार के लिए नवयुवकों का आह्वान किया गया है। अन्य कवियों की तरह भावनामय ढंग से बाल वृद्ध युवकों से एकजुट होकर देशोद्धार के लिए नहीं कहा गया है। देश के वर्तमान और भविष्य का दायित्व युवा पीढ़ी के पुष्ट कंधों पर है। अपने स्वत्व और अधिकार बोध का भाव व्यक्त करते हुए पथिक कहता है, तुम अपने सुख के प्रबंध के हो न पूर्ण अधिकारी, यह मनुष्यता पर कलंक है प्रिय बंधु तुम्हारी। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तीसरे स्वच्छंदतावादी स्वच्छंद काव्य धारा के तीसरे कवि हैं मुकुटधर पांडे, जिनका समय 1895 से 1889 है। पांडे जी की प्रेम बंधन 1913 में लिखे। आंसू इनकी भी रचना है, जयशंकर प्रसाद की भी है, 1916 ईस्वी में है। की कविताओं में अशरीरी प्रेम, रहस्यलोक, जिज्ञासा, प्रकृति पर अपने भावनाओं का आरोप आदि छायावादी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। सन 1913 के आसपास बद्रीनाथ भट्ट ने भी इसी तरह की कुछ कविताएं लिखी हैं। गद्य खंड की शुरुआत हो रही है। तो पूर्व स्वच्छंदतावादी युग में चूंकि खड़ी बोली कविता का आंदोलन छिड़ गया था, इसलिए इस दिशा में अनेक प्रकार के प्रयास हुए हैं, किंतु गद्य में नाटक और उपन्यासों का ऐसा विकास नहीं हो पाया जिन्हें नवजागरण काल का विकसित चरण कहा जा सके। नाटक में पारसी रंगमंच के कारण विकास की धारा अवरुद्ध हो गई। उपन्यास अपने को दुहराते रहे। नाटक उपन्यास हिंदी साहित्य के विकास की धारा में कोई उल्लेख भूमिका नहीं निभा सके। हाँ, निबंध के क्षेत्र में जो कुछ काम हुआ उसने पूर्ववर्ती युग के नैरंतर्य को विकसित करते हुए परवर्ती युग के उन्नयन में महत्वपूर्ण योग दिया। नाटक उपन्यास में कुछ ऐसे नाटककार जो नवजागरण काल में लिख रहे थे और इस काल में भी लिख रहे थे, उन्हें इस काल में नहीं रखा गया क्योंकि उनकी जमीन नवजागरण की थी। जैसे बालकृष्ण भट्ट केवल बद्रीनाथ कुछ ठीक ठिकाने की नाटककार कहे जा सकते हैं, पर उनके नाटक भी पारसी थिएटर से बुरी तरह प्रभावित थे। पारसी थिएटर के लिए लिखने वालों में हस्र, नारायण प्रसाद बेताब, दराधे श्याम कथावाचक उल्लेख हैं। वास्तव में भारतेंदु और प्रसाद के बीच के समय का नाटक की दृष्टि से शून्यकाल है। किसके? भारतेंदु और प्रसाद के बीच का समय जो है नाटक की दृष्टि से शून्यकाल है। उपन्यास की स्थिति भी नाटक से भिन्न नहीं है। देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी और गोपाल राम गहमरी आदि की चर्चा तो हो चुकी है।
राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह भी इसी समय लिख रहे थे। कहानी में है कि इस काल में कहानी का आरंभ होता है। सन 1900 से 1915 तक के कहानी अपने पहले दौर में गुजर रही थी। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 में ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। 1903 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय बंग महिला की धुलाई वाली प्रकाशित हुई। और 1911 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम। 1912 में रसिया बालम। 1913 में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के कानों में कंगना। और 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। और इसी वर्ष प्रेमचंद की कहानी सौत का प्रकाशन हुआ। 1916 में प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी प्रकाशित हुई। प्रश्न उठाया गया है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। इंदुमती के संबंध में कुछ लोगों का मत है कि यह किसी बंगला कहानी का अनुवाद है। गोस्वामी जी की कहानी प्रणयनी प्रणय 1887 को पहली कहानी माना जा सकता है। यद्यपि इसे डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कह रहे हैं कि यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है पर एक ही केंद्रीय भावना की प्रधानता और कथात्मकता के कारण इसे पहली कहानी माना जा सकता है। किसको? प्रणयनी प्रणय को। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस कहानी को पहली कहानी माना है, प्रणयनी प्रणय 1827 इसका समय है। ठीक है, अब आगे है कि पर एक ही केंद्रीय भावना की प्रधानता और कथात्मकता के कारण इसे पहली कहानी माना जा सकता है। गोस्वामी जी ने तो इंदुमती को ही उपन्यास ही कहा है। कुछ लोग माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी पहली कहानी मानते हैं, पर तिथि को देखते हुए प्रणयनी प्रणय या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है। इस काल की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी उसने कहा था। इसमें रोमांटिक आदर्श एवं अपनी पूरी रंगनी में है। अपने परिपार्श्व यानी सेटिंग जिसको कहते हैं, चित्रकल्पना परिणत में रोमांटिक है। इसकी तकनीकी उपलब्धियां नाटकीयता, स्थानिक रंग, सेटिंग, जीवंत वर्णन, अभूतपूर्व है। हिंदी कहानी के इतना विकसित हो जाने पर भी इसकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई। सरस्वती के प्रकाशन के समय खड़ी बोली सामान्य बोलचाल और कामकाज की भाषा बन चुकी है, पर अभी इसे व्याकरणिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। और सरस्वती प्रकाशन के समय खड़ी बोली सामान्य बोलचाल और कामकाज की भाषा बन चुकी थी। अभी इसे व्याकरणिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। लिंग, वचन, विभक्ति और क्रिया रूपों में मनमाने प्रयोग हो रहे थे। द्विवेदी जी ने उसे एक व्यवस्था दी। भाषा को व्याकरणिक ढांचे में ढालने के साथ साथ उन्होंने स्वयं गद्यविधा को एक इतिवृत्तात्मक शैली भी दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका समय 1864 से 1938 ईस्वी है। द्विवेदी जी गद्य के व्यवस्थापक आचार्य थे। हिंदी को अनेक विषयों की ओर ले जाने वाले मार्गनिर्देशक थे, पर न वे गंभीर विवेचक थे और न शैलीकार। उनके गद्य लेखन में कहीं भी कला का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। अनुवाद तो अनुवाद ही ठहरे, संपत्ति शास्त्र ज्ञान का विषय है, साहित्य का नहीं। संपत्ति शास्त्र ज्ञान का विषय है, साहित्य का नहीं। धनगुरार वाजपेयी से भी अनुवाद कहते हैं। साहित्य की परिभाषा करते हुए उन्होंने स्वयं लिखा है कि ज्ञान राज के संचित कोष का ही नाम साहित्य है, इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। क्या कहा है? बातों का संग्रह। ज्ञान राज के संचित कोष का नाम साहित्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। उनमें विचारों की गुम्फित परंपरा नहीं है, कहीं भावना का उच्छ्वास जरूर है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। द्विवेदी जी के गद्य पर सटीक टिप्पणी करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है कि इसके सिवा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त आदि के गद्य और द्विवेदी